आज हम पढ़ेंगे समाज विज्ञान कक्षा 10 का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए जाते हैं आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन, उसी को इंडिकेट किया जाएगा। देखिए इसमें नंबर 1 क्या है, वियना की संधि किस सन में हुई थी। वियना की संधि किस सन में हुई थी, आपका आ जाएगा इसमें 1815 में। किस में आ जाएगा हमारा 1815 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दार्शनिक अर्नस्ट रेनन किस देश का निवासी था। ये फ्रांस का था। किस देश का निवासी था वो, फ्रांस का निवासी था। उसके बाद क्या, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन का गठन कब किया गया था, ये आपका क्या आ जाएगा 1707 ईस्वी में आ जाएगा। उसके बाद राष्ट्रवाद का आरंभ किस देश से हुआ था। राष्ट्रवाद का आरंभ हमारा किस में हुआ था, ये आपका आ जाएगा फ्रांस से। किस देश से हुआ था, फ्रांस देश से हुआ था। आगे देखिए क्या है आपका कि इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था। इटली का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था हमारा, इटली के एकीकरण किसके शासनकाल में हुआ था, हमारा गैरिबाल्डी के द्वारा। किसमें हो जाता हमारा, जोसेफे गैरिबाल्डी के द्वारा। उसके बाद देखिए क्या है पांचवा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, यूरोप पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश से हुआ था, इसमें आ जाएगा हमारा इटली से। किस देश से हुआ था हमारा, इटली से। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी राज क्रांति के फलस्वरूप एक इसमें क्या जगह हमारा कि क्या होता है फलस्वरूप गणतंत्र, क्या है गणतंत्र की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन क्या है, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा किस वर्ष हुई थी। फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा 1848 में हुई थी। किस सन में हुई थी, 1848 में हुई थी। फिर क्या है, नेपोलियन का संबंध किस देश से हुआ था। नेपोलियन का संबंध हमारा किससे, फ्रांस से है। फिर क्या है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी, ऑटोवन बिस्मार्क का है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, नेपोलियन का क्या बोला गया है? नेपोलियन का पराजय, क्या नेपोलियन की पराजय कब हुई थी। नेपोलियन की पराजय हमारा 1815 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद क्या, ऑटोवान ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध किस देश से है। ऑटोवान बिस्मार्क का संबंध जर्मनी से है। फिर निम्नलिखित में से किसे 1871 में जर्मनी का प्रथम सम्राट घोषित किया गया था। जर्मनी का प्रथम सम्राट किसे घोषित किया गया था, विलियम प्रथम को। उसके बाद देखिए क्या है, 1889 में फ्रांस किस प्रकार का राज्य बना था। 1889 में एक हमारे के असीमित राजतंत्र का निर्माण किया था। आगे देखिए हमारा क्या है, इसमें बोला क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित था। केंद्रीय शक्तियों में सम्मिलित कौन था हमारा, ये जर्मनी था। उसके बाद देखिए क्या, निम्नलिखित में से यह किसकी कथन है जो कहा गया था कि जब फ्रांस पिछ- पिछड़ता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। एक कथन किसका है हमारा आ जाएगा, ये मैटरनिक का है। किसका है, मैटरनिक का। उसके बाद जेसेपे मेसिनी द्वारा स्थापित गुप्त संगठन, गुप्त संगठन कौन सा था हमारा, यंग इटली सोसाइटी की स्थापना हमारा कौन किया था, जोसेपे मेसिनी ने। उसके बाद क्या क्या बोला गया, जर्मन संस्कृति में बॉक्स जिस्ट का आशय किससे था हमारा, आम जनता के साथ था। इन सभी क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप लोग क्या करेंगे, पढ़ लेंगे। ये आपको क्या करेगा, सभी के सभी क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। ये जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं पहले चैप्टर से, उसी को इसमें बताया गया है। आगे देखिए क्या, कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिसमें बोला गया है क्या है कि किस प्रकार से, क्या बोला गया है, किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन आते हैं अति लघु। देखिए क्या है, ऑटोवन बिस्मार्क को जर्मनी के एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है, इसके 2 कारण बताइए। उसमें नंबर क्या है, ऑटोवन बिस्मार्क ने क्या किया था हमारा, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। क्या है, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इससे क्या है, सैन्य शक्ति पर चलकर जर्मनी का एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसलिए इसे जर्मनी के एकीकरण का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन आता है कि जर्मनी के एकीकरण का जनक किसको कहा जाता है, ऑटोवन बिस्मार्क को। किस कारण से, रक्त और लौह की नीति कौन अपनाया था हमारा, ऑटोवन बिस्मार्क ने। सेकंड पॉइंट क्या हमारा, बिस्मार्क ने कूटनीति द्वारा ऑस्ट्रिया को वैश्विक पटल पर एकाकी करके या एकीकरण करके करके प्रशा की शक्ति को मजबूत किया था। कहने का बिस्मार्क ने क्या किया था, प्रशा की शक्ति को मजबूत कौन किया था हमारा, यह जगह बिस्मार्क ने। उसके बाद देखिए हमारा क्या है अगला क्वेश्चन, जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सिर्फ उसी को इंडिकेट किया गया है इसमें, इतने ही आप लोग याद कर लीजिए, आपका
सामाजिक विज्ञान कंप्यूटर जगह। इसमें देखिए फर्स्ट चैप्टर में क्या अगला क्वेश्चन, जर्मनी का एकीकरण कब और कैसे हुआ था? इसमें देखिए क्या मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने क्या बोला गया है इसमें, मध्यवर्गीय जर्मन लोगों ने प्रबल क्या बोला गया प्रबल प्र, प्रबल राष्ट्रवादी भावनाएं विद्यमान की इस राष्ट्रवादी लोगों ने 1848 में क्या बोला 1848 में जर्मन महासंघ के विभिन्न क्षेत्रों को एकता के सूत्र में बांधकर एक निर्वाचित संसद के माध्यम से क्या शासित किया, जो राष्ट्र राज्य बनाने का प्रयास किया गया था। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया क्या बोला गया 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस ने 3 मुद्दों पर प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। इन जनवरी 1871 ईस्वी में वर्साय में हुई एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मन का सम्राट घोषित किया गया। तो जर्मन का प्रथम सम्राट किसी को घोषित किया गया था? विलियम प्रथम को। एक क्या किया था हमारा जर्मन के एकीकरण कब और कैसे हुई थी, इस पे क्या है आपका शॉर्ट नोट्स तैयार हो गया। आगे देखिए क्या है अगला क्वेश्चन, बोला कि जर्मन के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका था? तो जर्मन के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है हमारा, ये देखिए ऑटोवन बिस्मार्क का है। कहा जाता है जर्मन एकीकरण में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ज्यादातर आपको कौन जगह ऑटोवन बिस्मार्क था। एकीकरण जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट विलियम प्रथम को माना जाता है। कहा जाता है एकीकृत जर्मन राष्ट्र का प्रथम सम्राट किसको घोषित किया हमारा, विलियम प्रथम को। और सर्वश्रेष्ठ योगदान किसका हमारा ऑटोवन बिस्मार्क का है। कौन है, ऑटोवन बिस्मार्क का है। अगला क्वेश्चन क्या है, आगे देखिए आप क्या है कि वियना क्या बोला गया हमारा कि वियना कांग्रेस का सम्मेलन कब और कहाँ हुआ था? ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये क्या था हमारा उस समय के यूरोपीय राष्ट्र के मजबूत राष्ट्र थे। कौन? ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियों ने क्या है, यूरोपीय शक्तियों ने सम्मिलित रूप से 1815 में 1815 में नेपोलियन को पराजित किया था। नेपोलियन पराजित कब हुआ था? 1815 में। इन देशों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए 1815 में वियना में मिले। क्या बोला 1815 में क्या मिले इन्होंने? वियना में मिले। वियना क्या ऑस्ट्रिया की राजधानी है। इसे ही वियना कांग्रेस का सम्मेलन कहा जाता है। वियना में हुए प्रथम सम्मेलन को क्या बोला गया हमारा? वियना कांग्रेस का सम्मेलन कहा जाता है। आगे देखिए क्या है, फ्रांस की क्रांति क्या बोला गया, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम कौन कौन से हैं? इसमें देखिए फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम, उसमें नंबर क्या है, फ्रांस की क्या बोला गया, फ्रांस की क्रांति के 2 परिणाम बताइए। इसमें क्या नंबर 1, फ्रांस के निरंकुश राजतंत्र का अंत हो गया। कहा जाता है कि जितने भी फ्रांस के निरंकुश राजा थे, मतलब ऐसे राजा जो जो कि अपने कार्य को भली भांति नहीं कर पाए, वो क्या था, निरंकुश राजा का अंत हो गया। क्रांति ने समानता, स्वतंत्रता तथा भ्रातृत्व की भावना का विकास किया। देखिए इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं का नाम बताइए। ये देखिए 2020 के क्वेश्चन में 2000 बोर्ड के 2020 में आया था, जिसमें देखिए कि इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 3 नेताओं का नाम, इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण निभाने वाले 3 प्रमुख नेता कौन कौन से हमारा, काउंटर कावूर, गैरिबाल्डी और विक्टर एमेनुअल द्वितीय। कौन हमारा 3 प्रमुख महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले इटली एकीकरण में कौन कौन से हमारे नेता, काउंटर काबूर, गैरिबाल्डी और विलियम इमेनुअल द्वितीय। कौन है? इमेनुअल द्वितीय। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखिए फ्रांस की क्या बोला गया, फ्रांस की क्रांति में से संबंधित किन्हीं 2 दार्शनिकों के नाम बताइए। ये देखिए 2022 में आपका क्वेश्चन पूछा गया। देखिए 2 दार्शनिक के नाम हमारा क्या है, मॉन्टेस्क्यू तथा वाल्टेयर। 2 दार्शनिक क्या, फ्रांस के 2 क्रांतिकारी दार्शनिक के नाम कौन? वाल्टेयर और मॉन्टेस्क्यू। वाल्टेयर व मॉन्टेस्क्यू 2 से 3 बार इसको इसी वीडियो को क्या आप लोग क्या करें देख लेंगे, तो आपको ये जितने भी क्वेश्चन है सबको याद हो जाएगा। आगे देखिए क्या, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है, क्या गृह युद्ध एक ही राष्ट्र के क्या एक ही राष्ट्र के अंदर गठित गुटों के बीच होने वाले युद्ध को क्या कहा जाता है हमारा, गृह युद्ध कहा जाता है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, गृह युद्ध एक राष्ट्र के अंदर, मतलब किसी भी राष्ट्र के अंदर जो संगठित गुट हैं उनके बीच में अगर कोई युद्ध होता है तो वही हमारा क्या करता है, गृह युद्ध कहलाता है। आगे देखिए क्या है कि यूरोप के क्या बोला गया, ये आपका क्या जगह लॉन्ग क्वेश्चन है, जिसमें बोला गया क्या है कि हमारा
यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान हेतु उत्तरदायी कारणों का विस्तार विवेचना कीजिए। ये लगभग आपको 150 से 200 वर्ड में लिखने के लिए आता है। आप लोग इसमें जितने भी पॉइंट है उसको अच्छे से ध्यान देंगे और 1 से 2 बार इसको देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपको ये सब कुछ याद हो जाएगा। जिसमें देखिए क्या राष्ट्रवाद से आप क्या तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन क्या है एक ही क्वेश्चन पर क्या बना गया हमारा, राष्ट्रवाद से क्या तात्पर्य है तथा यूरोप में राष्ट्रवाद के उत्थान। एक ही क्वेश्चन है, बस उसमें क्वेश्चन के तरीकों को बदल दिया गया। देखिए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय होने में कौन सी परिस्थिति सहायक है, कौन कौन सी परिस्थिति सहायक है। इसमें देखिए क्या हमारा, ध्यान दीजिए आप, इसमें देखिए क्या है उत्तर इसका कैसे लिखेंगे। राष्ट्र राज्यों का उदय किस समय हुआ, 18वीं शताब्दी के मध्य तक नहीं हुआ था। कहने में क्या 18वीं शताब्दी तक नहीं हुआ था, उसके बाद क्या था इसकी प्रारंभ किया गया था राष्ट्र राज्यों का। विभिन्न देश अनेक भाषाओं अनेक भाषा कैंटोनों में विभाजित थे। जैसे जितनी भी भाषा थे हमारे क्या कितने में कैंटोनों में विभाजित थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के आरंभ तक राष्ट्र भावना क्या इसमें राष्ट्रवादी भावनाओं का प्रसार हुआ। जैसे राष्ट्रीय भावनाओं का विकास या भावनाओं का प्रसार, प्रसार मतलब क्या फैलाव। ये क्या जाता हमारा, ये फैलाव हो गया, ये क्या जाता फैलाव होने लगा। कहने में क्या इसमें राष्ट्रीय प्रसार का प्रसार होने लगा। यूरोप में राष्ट्रवादी भावनाओं के प्रसार हेतु उत्तरदायी प्रमुख कारण कौन कौन से हमारा, नंबर 1 हमारा कौन सा जगह संस्कृति की भूमिका। संस्कृति की भूमिका किस प्रकार से रही है इसमें देखिए कि राष्ट्रवाद के विकास में युद्धों व क्रांतियों के, बोला गया राष्ट्रवाद के विकास में युद्ध व क्रांति के साथ साथ संस्कृति की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे कहा जाता है कि किसी भी युद्ध या क्रांति में किसकी उसकी संस्कृति ही बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कला, काव्य, कहानियाँ, संगीत के माध्यम से दार्शनिक भावनाओं को विकसित करने तथा व्यक्ति के क्या व्यक्त करने में सहयोग भूमिका निभाता है। ये क्या कहा गया है? उसके बाद देखिए अगला क्या है कि इस प्रकार से राष्ट्र की सच्ची आत्मा लोकगीत, क्या बोला गया, जन काव्य और लोक नृत्य से प्रकट होती है। स्थानीय बोलियों पर बल और लोक साहित्य को एकत्र करने का उद्देश्य राष्ट्रीय भावनाओं को फैलाना है। जिसमें पोलैंड अब क्या बोला, पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्रीय नहीं था। जैसे कहा जाता है जो पोलैंड है स्वतंत्र एक भू राष्ट्रीय क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के माध्यम से क्या बोला गया, संगीत व भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष का भुगत क्या गुणगान किया गया। जैसे क्या जिस प्रकार से कहा जाता है पोलैंड अब स्वतंत्र भू क्षेत्र नहीं था, किंतु संगीत और भाषा के माध्यम से राष्ट्रीय संघर्ष का गुणगान किया गया था तथा विभिन्न लोक नृत्य को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया था। कहने का क्या कि जितने भी राष्ट्रीय संघर्ष हुए थे वो क्या कहते हैं धीरे धीरे लोक नृत्यों को राष्ट्रीय प्रतीकों में बदल दिया गया था। राष्ट्रीय प्रतीक क्या होता है, किसी भी संस्कृति को जानना है तो उसके प्रतीक को जानना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आगे देखिए क्या है कि किस प्रकार से बोला गया कि भाषा के आधार पर वर्गीकरण किया गया। भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जिस प्रकार से हम लोग क्या कहते हैं 9th में पढ़े थे कि क्या है, जिस प्रकार से हमारा क्या रहता है श्रीलंका में सिंहली व तमिल में तमिल बोलने वालों के बीच में हमारा क्या रहता है आपसी संघर्ष होता है। उसी प्रकार से इसमें कहा गया कि बोला गया कि भारत ने क्या भाषा ने राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। रूसी कब्जे के बाद पोलैंड ने रूसी भाषा को ला दिया गया। ला देने का मतलब वहाँ पे क्या एक थोप दिया गया, मतलब जबरदस्ती वो ला दिया गया। इसके सदस्य क्या आगे, इसके सदस्य ने राष्ट्रीय बोला क्या, इसके सदस्य ने राष्ट्रीय इसके सदस्य ने राष्ट्रीय विरोध के लिए भाषा को हथियार बनाया। जैसे क्या ये जितने भी है सब लोग क्या क्या है राष्ट्रीय विरोध के लिए किसको निकेट किया और हमारा भाषा को ही अपना मुद्दा बना लिया। चर्चा के आयोजकों ने पुलिस का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप क्या बोलेगा, परिणाम स्वरूप पादरी क्या थे हमारा, ये जो प्रथम स्टेज में आने वाले थे हमारे क्या थे वो पादरी थे। फिर उसके बाद कुलीन थे, फिर उसके बाद मजदूर, किसान, जितने भी श्रमिक, शिक्षक सभी थे किसमें हमारे तृतीय स्टेज के अंतर्गत आते हैं। इसके पादरियों और बिशपों को जेल में डाल दिया गया या इसको जेल में डाल दिया गया। जैसे पादरी क्या कहते थे, ये ऐसे थे जो क्या कहते थे कर भी नहीं देते थे। अब देखिए क्या बिशपों को जेल में डाल दिया गया। देखिए पुलिस
भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष के प्रतीक के रूप में देखी जाने लगी। अगला देखिए क्या है, जन विद्रोह। जन विद्रोह में जनता का विद्रोह हमारा क्या कहता है, जन विद्रोह कहलाता है। इसमें देखिए क्या 1830 में कि दशक में यूरोप में जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई। कहने का मतलब क्या, धीरे धीरे क्या जाता हमारा, जितने भी यूरोपीय राष्ट्र थे उसमें क्या होता है हमारा, उसकी जनसंख्या में वृद्धि होने लगी थी। और जब जनसंख्या में वृद्धि होती तो वृद्धि होने लगी यूरोप में इन इलाकों में जहाँ कुलीन वर्ग क्या हमारा सबसे श्रेष्ठ वर्ग था, अभी भी सत्ता में था। जैसे जो जितने भी कुलीन वर्ग थे, मतलब क्या, जो पादरी थे ही वही हमारे कहते हैं ये सत्ता के मुखिया होते थे, या जो चर्च के मुखिया होते थे कौन होते थे हमारा, पादरी वर्ग के जो, ये कुलीन वर्ग के जो पादरी होते थे वो होते थे। देखिए कृषक, कृषक मतलब क्या, ऐसे जो तृतीय स्टेज के अंतर्गत आती है। कृषक कर्ज के बोझ तले दबे थे। शहरों और गांवों में कई कारणों से गरीबी थी। जैसे शहरों और गांव में क्या कई कई कारण, बहुत से सारे वजह थे जिसके कारण क्या थे वो गरीब होते जा रहे थे। बेरोजगारी तथा खाद्यान्न की कमी के कारण लोगों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। क्या बेरोजगारी तथा खाद्यान्न की कमी का मतलब क्या, खाने के लिए अगर नहीं रहेगा और बेरोजगारी रहेगी तो ऑटोमेटिक क्या इसमें विद्रोह होना शुरू हो जाएगा। इन विद्रोह के कारण ही क्या रूढ़िवादी सरकार कमजोर, क्या बोलेगा, रूढ़िवादी सरकार कमजोर होने लगी, कमजोर पड़ने लगी और राष्ट्रीय भावनाओं का विकास होने लगा। इस प्रकार से हम क्या कहते हैं, आगे देखिए हमारा क्या है, बोला गया कि क्या बोला गया, माध्यम, क्या बोला गया इसमें, मध्यम वर्ग का उदय। धीरे धीरे क्या है, मध्यम वर्गों का क्या धीरे धीरे हमारा क्या उत्थान होने लगा था। क्यों, क्योंकि जब पादरी वर्गों को जेल भेज दिया गया, पादरी वर्गों को समाप्त कर दिया गया धीरे धीरे, तो इनका वर्चस्व कम होने लगा था। तो धीरे धीरे क्या होता था हमारा, पादरी वर्ग का स्तर धीरे धीरे कमजोर होने लगा था और क्या मध्यम वर्ग का उदय धीरे धीरे बढ़ने लगा था। 18वीं सदी तक यूरोप के विभिन्न देशों में दो प्रमुख वर्ग थे, कुलीन वर्ग और कृषक वर्ग। कौन थे, कुलीन वर्ग व कृषक वर्ग। औद्योगिकरण के कारण नए सामाजिक समूह श्रमिक वर्ग तथा मध्यम वर्ग के अस्तित्व में आए थे, जो उद्योगपति, व्यापारी और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने थे। इस वर्ग ने कुलीन विशेषाधिकार की समाप्ति तथा शिक्षित और उदारवादी मध्यम वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता का विचार किया। जैसे कहा जाता है कि इसमें क्या बोला गया है कि इसमें जितने भी इस वर्ग के कुलीन वर्ग के जितने भी विशेषाधिकार थे उसको क्या कर देगा, धीरे धीरे समाप्त हो गया और शिक्षित व उदारवादी मध्यम वर्ग के बीच राष्ट्रीय एकता के विचार को बढ़ावा मिला था। क्या बोला, इसके विचारों को बढ़ावा मिला था, किसके, मध्यम वर्ग के लोगों को। आगे देखिए क्या बोला गया हमारा, उदारवादी विचारधारा का प्रारंभ। किस प्रकार से उदारवादी विचारधारा, जितने भी उदारवादी नेता थे उनका क्या धीरे धीरे विचार प्रारंभ हो गया। ठीक है, ये बढ़ने लगा था। इसमें देखिए 19वीं शताब्दी में यूरोप में एक नई विचारधारा पनपने लगी थी, एक नए नए विचार आने लगे थे, जिसका क्या धीरे धीरे उदय होने लगा था या उसको प्रारंभ कर दिया गया। नए मध्यम वर्ग के लिए इसका अर्थ था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। बोला गया कानून की नज़र में व आज़ादी की नज़र में सभी व्यक्ति क्या जो तुम्हारा एक बराबर कर लाएंगे। आगे क्या, उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो क्या बोला गया, आपसी सहमति से बनी हो। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद, क्या बोला, आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आगमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों पर समाप्त करने के पक्ष में क्या पक्ष में नहीं थे। सरकार के द्वारा जितनी भी नीतियां लगाई गई थी वो क्या उसका पक्षधर नहीं थे, इसका क्या कहता हमारा विरोधी थे। नए व्यापारी वर्ग एक ऐसी आर्थिक नीति का पक्षधर था जहां वस्तुओं लोगों व पूंजियों का आवागमन बाधित रहता है, बाधित हो, इस आधार पर क्या बाधित हो। इस विचारधारा ने राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दिया था। आगे देखिए, राष्ट्र यूनान ने क्या बोला गया, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम में क्या बोला गया कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम ने पूरे यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना संचार किया था। संचार मतलब क्या, बढ़ावा दिया था। फिर यूरोपियों का आज़ादी के लिए सन 1821 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। मतलब क्या यूनानियों की आज़ादी के संघर्ष 1821 में प्रारंभ हुआ था। 1832 की कुस्तुनतुनिया की संधि, क्या बोला, कुस्तुनतुनिया एक जगह का नाम है, कुस्तुनतुनिया में आपसी राजाओं के बीच में क्या होता हमारा सहमति होता है, जिसको क्या बोला गया, कुस्तुनतुनिया की संधि ने यूनान के क्या बोला गया, यूनान के
यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी। जैसे कुस्तुनतुनिया किस संधि के द्वारा हमारे क्या यूनान को राष्ट्र की मान्यता मिली थी? कुस्तुनतुनिया के संधि के दौरान। फिर इस स्वतंत्रता संग्राम ने यूरोप के अन्य देशों को भी एकीकरण करने के लिए प्रेरित किया था। मतलब क्या यही सभी योजनाओं या यही सभी संग्राम के कारण क्या यूरोप के राष्ट्रों को क्या बारी बारी से या एक एक करके क्या तो उसमें एकीकरण करने का प्रेरणा प्राप्त होता। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ये जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है किसी न किसी सन में आएगा उसी को इंडिकेट किया गया। आप लोग बखूबी इसको 1 से 2 बार इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरे के पूरे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। देखिए क्या सन 1789 में फ्रांस की क्रांति की क्या करते हैं, मतलब बोला क्या फ्रांस की क्रांति किस सन में होती है? 1789 में। ये हो पूरे विश्व में होने वाली या यूरोप में होने वाली हमारे क्या प्रथम युद्ध या प्रथम क्रांति थी। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई थी, इसका मुख्य कारण क्या था, इसके बारे में देखिए हम लोग क्या है कि फ्रांस की क्रांति की मुख्य भूमिका क्या है। 1789 में फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास की एक युगांतर घटना थी। इस क्रांति के कारण लुई 16वां क्या बोला गया, लुई 16वें का क्या वंशागत शासन फ्रांस को से समाप्त हो गया था। जैसे कहा जाता है ये फ्रांस के ऐसा राजा था जो लुई 16वां जो क्या एक निरंकुश राजा था। वो इसका कार्यभार समाप्त नहीं होता, क्यों? क्योंकि उस समय राजकोष पूरा का पूरा क्या था हमारा खाली था। इस समय उसको क्या राजा बनाया गया था। फ्रांस ने लोकतंत्र 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 किसे कहा जाता है कि जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा चुना गया शासन हमारा क्या कहता है लोकतंत्र कहलाता है। एक किसके द्वारा कहा गया था? अब्राहम लिंकन के द्वारा। कार्य हुआ था फ्रांस की क्रांति के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारणों का विवरण इस प्रकार से कहा जाता है कि नंबर 1 पॉइंट कौन सा है हमारा स्वतंत्रता पर प्रतिबल। क्या बोला गया है हमारा? स्वतंत्रता पर प्रतिबल। किस प्रकार से स्वतंत्रता पर प्रतिबल दिया जाए? स्वतंत्र मतलब क्या? प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं की आज़ादी, जिसमें हमारा क्या है स्वयं का हमारा लोकतंत्र हो। वहाँ पे फ्रांस के लोगों को किसी भी तरह की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। जैसे कहा जाता है कि फ्रांस के लोगों को क्या है किसी प्रकार की आज़ादी नहीं थी। धार्मिक स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध था। बोला गया कि धर्म के अधर्म पर भी क्या इनको आज़ादियाँ नहीं थी। फ्रांस में प्रोस्टेट क्या प्रोटेस्टेंट धर्म वालों पर अत्याचार किया जा रहा था। अन्याय और स्वतंत्रता की पूरी तरह से अवहेलना हो रही थी। क्या बोला? अन्याय व स्वतंत्रता की पूरी तरह से क्या अवहेलना मतलब बुराइयां हो रही थी। लैत्र द कासे बिना कारण बनाए कैद बिना कारण बिना कारण बनाए कैद के आदेश पत्र का प्रयोग प्रयोग व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए खतरा था। अतः जनता के असंतोष ने क्रांति के रूप ले लिया था। धीरे धीरे क्या जितने भी अत्याचार क्या तो हमारे फ्रांस में बढ़ते गया, जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं अत्याचार पर की ओर बढ़ने लगे थे। आगे देखिए क्या बोला गया है कि मध्यम वर्ग क्या है? बुजुर्गों क्या है? बुजुर्ग बुजुर्गा वर्ग क्या बोला मध्यम वर्ग है, या उसी को नाम क्या बोला गया हमारे यूरोप में बुजुर्गा वर्ग। देखिए क्या इसमें औद्योगिक वर्ग के बाद मध्यम वर्ग का उद्योग मतलब औद्योगिक क्रांति के बाद क्या औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ पे होती है हमारा इंग्लैंड में। कहाँ पे होता है हमारा इंग्लैंड में। बोला गया इंग्लैंड क्या औद्योगिक क्रांति के बाद मध्यम वर्ग का उदय हुआ था। इस वर्ग में व्यापारी, उद्योगपति, वकील, डॉक्टर, लेखक, पत्रकार, शिक्षाविद और निम्न सरकारी पदाधिकारी आते थे। फ्रांस का प्रथम मध्यम वर्ग महत्वाकांक्षी या कुलीन वर्ग को अपना शत्रु मानता था। कुलीन वर्ग को शत्रु क्यों माना जाता था? क्योंकि वो अब उनके ऊपर मतलब कि अपने आप को राजा घोषित कर रहे थे या वो किसी भी प्रकार के टैक्स भी नहीं देते थे। नेपोलियन ने ठीक ही कहा था कि फ्रांस क्या बोला गया नेपोलियन ने क्या कहा था? इसको अंडरलाइन कर लीजिए। क्या बोला गया कि नेपोलियन ने क्या बोला गया नेपोलियन ने कहा था कि फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक कारण कुलीनों का घमंड था। कहा जाता है कि किसके नेपोलियन के द्वारा कहा गया है कि फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक कारण क्या है कुलीनों का घमंड है। क्या बोला गया कुलीनों का घमंड ही हमारा क्या था फ्रांसीसी क्रांति का वास्तविक कारण था। स्वाधीनता तो महज एक बहाना है। बोला गया कि इसमें उन्होंने कहे थे कि क्या स्वाधीनता तो एक बहाना है, अधिक से अधिक क्या था हमारा कुलीन वर्गों का वास्तविक घमंड के कारण ही क्या था हमारा फ्रांस की क्रांति हुई थी। कि एक कथन किसका हमारा नेपोलियन का। याद आगे देखिए क्या अतः फ्रांसीसी क्रांति का एक प्रमुख कारण यह भी था कि यहाँ का मध्यम वर्ग सामाजिक राजनीतिक समानता से चाहता था और इसके लिए विद्रोह का सामना करने के लिए तैयार भी था। जैसे कहा जाता है कि इस समय इन लोगों क्या मध्यम वर्गों को क्या जाता हमारा सामाजिक राजनीतिक क्या ये समानता चाहते थे, लेकिन इन्होंने क्या थे हमारे कुलीन वर्ग के लोग नहीं दे रहे थे, जिसके कारण क्या ये विरोध धीरे धीरे इसका विरोध करने लगे। यही विरोध किस में बदल गया हमारा क्रांति में बदल गई, जो फ्रांस की प्रथम क्रांति होती है। आगे देखिए क्या है
अयोग्य शासक। अयोग्य शासक का मतलब क्या है? क्रांति के समय फ्रांस का शासक कौन बनता है? हमारा लुई 16वां बनता है। वह एक अयोग्य शासक था। ये क्या था? ये एक अयोग्य शासक था क्योंकि इसने शासन में सुधार करने का प्रयास नहीं किया था। इनकी पत्नी का प्रभाव शासन पर अधिक था। लुई 16वें के राज्यारोहण के समय जनता जनता को बहुत आस थी। क्या जैसे नए राजा बनते थे, क्या जनता को क्या था? बहुत ही अधिक उम्मीद हो जाती है, लेकिन उसी उम्मीद को क्या थे? वो खरे नहीं उतरे थे। लेकिन उसकी अदूरदर्शिता और कर्तव्यहीनता के कारण जनता को विद्रोह के मार्ग का सहारा लेना पड़ा। आगे देखिए क्या बोला गया? दार्शनिकों का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है कि फ्रांस के, क्या बोला गया हमारा? फ्रांस के दार्शनिकों ने प्रशासन की दुर्दशा, न्याय व्यवस्था की त्रुटियों तथा फ्रांसीसी समाज की बुराइयों से लोगों को परिचित कराया। रूसो, मॉन्टेस्क्यू बोला गया क्या? रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर, ये तीनों तीनों लिखे क्या हमारे? क्या अति लघु उत्तरी प्रश्न में भी क्वेश्चन आए थे क्या? तीन नेताओं के नाम बताए थे, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, वोल्टेयर तथा अन्य लेखकों के विचारों ने फ्रांस की क्रांति को प्रभावित किया था। फ्रांस के लोग क्या? फ्रांस के लोग दार्शनिकों के विचारों से प्रभावित होकर क्रांति के मार्ग को अपनाने को तैयार हो गए थे। जैसे आगे देखिए क्या है हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि यूरोप के, क्या बोला गया हमारा? यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका या किस प्रकार से इसका योगदान हुआ है। आगे देखिए इसमें क्या कि जिस प्रकार से इसमें उ- जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, क्या बोला गया? जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है पहले चैप्टर के, वो सभी क्वेश्चन हम एक ही वीडियो में अब करा दे रहे हैं, जिसके कारण किसी भी प्रकार को किसी को असुविधा नहीं होगी। और एक एक कर सभी क्वेश्चन को 1 से 2 बार देखेंगे तो पूरा का पूरा आप लोग को याद हो जाएगा। देखिए क्या 19वीं शताब्दी में यूरोपीय महाद्वीप, क्या बोलेगा? यूरोप महाद्वीप में राष्ट्रवाद की एक लहर चली थी जिसने यूरोपीय देशों का कायाकल्प ही कर दिया। कायाकल्प मतलब क्या? उसका अच्छे से मतलब क्या? अगर देखिए क्या बोला गया? कायाकल्प कर दिया। जर्मनी, इटली, रोमानिया आदि नवनिर्मित देश कई क्षेत्रीय राज्यों को मिलाकर बने जिनका राष्ट्रीय पहचान समान थी। यूनान, पोलैंड, बल्गारिया आदि स्वतंत्र होकर राष्ट्र बन गए। जैसे कि पोलैंड, यूनानी व बल्गारिया स्वतंत्र होकर एक राष्ट्र बन गए। राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में पुनर्जागरण, क्या यूरोप, क्या बोलेगा? राष्ट्रवादी चेतना का उदय यूरोप में पुनर्जागरण काल से ही शुरू हो चुका था। सन 1789 में फ्रांसीसी क्रांति में यह सशक्त रूप लेकर प्रकट हुआ था। आगे देखिए 18वीं शताब्दी में कई देश जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड आदि उस रूप में नहीं थे जैसा कि आज हम देखते हैं। 18वीं सदी के मध्य जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड राजशाही डच और कैंटनों में बटे हुए थे जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। इसी प्रकार पूर्वी और मध्यम यूरोपीय निरंकुश राजतंत्र के अधीन थे। कहने का धीरे धीरे क्या है तो वो सभी एक निरंकुश राजा के अधीन थे, मतलब उसके पक्षधर थे। इन क्षेत्रों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी क्या बोलेगा समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे। ऐसी स्थिति राजनीतिक एकता को आसानी से बढ़ावा देने वाली थी। इस तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। आगे देखिए क्या फ्रांसीसी क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर, जैसे कहा जाता है कि फ्रांस के संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। फ्रांसीसी क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता और विश्व बंधुत्व, क्या स्वतंत्रता के लिए, समानता के लिए और विश्व बंधुत्व के मतलब ऐसे व्यक्ति जो आपस में क्या साथ में रहे, वो हमारे क्या विश्व बंधुत्व हो गया। समानता, सभी लोगों को एक समान हो और सभी लोग को आज़ादी मिले। ने राजनीति को अविभाज्य वर्गित परिवेश से बाहर कर उसे अखबारों व सड़कों और सर्वसाधारण की वस्तुएं बना दिया था। 19वीं शताब्दी तक आते आते परिणाम
युगांतकारी सिद्ध हुआ। नेपोलियन की संहिता 1804 में लागू किया गया था। नेपोलियन संहिता कब लागू किया था, मतलब 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। आगे देखिए क्या, जैसे जैसे ही इसमें जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया, जैसे कहा जाता है कि जो जितने भी हमारे क्या राजतंत्र था वो धीरे धीरे क्या होता था हमारा, उसको समाप्त कर दिया गया और धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर क्रमशः बढ़ने लगे। देखिए, न केवल इन्होंने क्या लागू कर दिया था, जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया था, इसने एक केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया। जैसे क्या धीरे न्याय को ही नहीं, इन्होंने क्या धीरे धीरे जो संपत्ति थी उसके ऊपर भी अधिकार को क्या कर दिया, सुरक्षित रख दिया था। 18वीं शताब्दी के अंत तक क्या बोला, 18वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में नेपोलियन के आक्रमण ने यूरोप में राष्ट्रवादी की भावना के प्रसार में, राष्ट्रवादी भावना क्या धीरे धीरे जागृत होने, मतलब के चारों तरफ फैलने लगी थी, प्रसार होने लगा था, में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इटली, पोलैंड, जर्मनी और स्पेन में नेपोलियन क्या बोला गया, नेपोलियन ने ही नवयुग क्या स्पेन में क्या बोला गया, इटली, पोलैंड, जर्मनी और स्पेन में नेपोलियन ने ही नवयुग की शुरुआत की थी। यह संदेशा पहुंचाते हैं। नेपोलियन के आक्रमण के समय इटली और जर्मनी में इटली में एक नया अध्याय प्रारंभ हुआ था। इस समय समस्त देश में एक संगठित एवं एक रूप शासन स्थापित किया गया था। इस समय एक राष्ट्रीयता के विचार उत्पन्न हुए थे। इसी राष्ट्रीयता की भावना ने जर्मनी और इटली को मात्र भौगोलिक अभिव्यक्ति की सीमा से बाहर निकालकर उसे वास्तविक एवं राजनीतिक रूप प्रदान किया, जिसने इटली और जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी या महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त हुआ था। यूरोप में राष्ट्रवाद के प्रमुख बिंदु कौन कौन से थे, इसमें थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए। आपको इसमें अगर आ जाएगा कि क्वेश्चन की किस प्रकार से हम यूरोपीय राष्ट्रवादों के प्रमुख बिंदु कौन कौन से हैं, तो इसको हम क्या दर्शाएंगे। इसमें नंबर 1 क्या बोला गया है कि इसमें यूरोप में राष्ट्रवादी की भावना के विकास के कारण यूरोपीय राज्यों का एकीकरण हुआ। इसके कारण कई बड़े तथा छोटे राष्ट्रों को जिसके यूरोप में राष्ट्रवादी की भावना के विकास, राष्ट्रीय भावनाओं के विकास के कारण यूरोपीय राज्यों का एकीकरण हुआ। धीरे धीरे यूरोपीय राज्यों का क्या किया गया, एकीकरण किया गया। इसके कारण कई बड़े और छोटे राज्यों का उदय हुआ था, जिसके कारण क्या नंबर सेकंड पॉइंट नंबर क्या, यह यूरोपीय राष्ट्रवाद का परिणाम था। 19वीं शताब्दी के अंतिम उत्तरार्ध में संकीर्ण राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। संकीर्ण राष्ट्रवाद के कारण प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासन के लिए उनका राष्ट्र ही सब कुछ हो गया था। जैसे क्या बोला, संकीर्ण राष्ट्रवाद के कारण प्रत्येक राष्ट्र की जनता और शासक उनका राष्ट्रीय के सब कुछ हो गया था। मतलब क्या एक ही सभी श्रेष्ठ को माना गया, या उनकी राष्ट्र ही सब कुछ माना गया था। आगे देखिए, इसके लिए वे किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार थे, मतलब क्या किसी भी हद तक वो जाने के लिए वो तैयार थे। बाल्कन प्रदेश के छोटे छोटे राज्यों एवं विभिन्न जाति समूहों में भी यह भावना को जोर पकड़ने लगा था। अगला पॉइंट क्या हमारा, यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रभाव के कारण जर्मनी, इटली और जैसे राज्यों में राष्ट्रवादी प्रवृत्तियों का उदय हुआ। इस प्रवृत्ति ने एशियाई एवं अफ्रीकी देशों को उपनिवेश के शोषण पर ही औद्योगिक क्रांति की आधारशिला टिकी थी। जिसका कहा जाता है कि जो औद्योगिक क्रांति की आधारशिला थी कहाँ पे टिकी थी हमारा, उसके उपनिवेश शासन पर, या कह सकते हैं कि उपनिवेश स्थापित किया गया था कहाँ पे, यूरोपीय देशों में। फिर क्या बोला गया कि इसी साम्राज्यवादी प्रवृत्ति के कारण ही ऑटोमन साम्राज्य का पतन हुआ था। कहने का मतलब ऑटोमन सम्राट का पतन किस प्रकार से हुआ था, उसके औद्योगिक नीति के कारण हुआ था। अगला पॉइंट नंबर क्या है, यूरोपीय राष्ट्रवाद का प्रभाव फ्रांसीसी एवं क्या अफ्रीकी एवं एशियाई उपनिवेशों पर भी पड़ा था। इन उपनिवेशों में विदेशी शासन में मुक्ति के लिए स्वतंत्रता आंदोलन प्रारंभ किया गया था। आज आप लोगों का पहला चैप्टर क्या कर देगा, हमारा चैप्टर फर्स्ट समाप्त कर देगा एक ही वीडियो में। आप अगले वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा ये अपने मित्रों को शेयर करिए। धन्यवाद।